शुभ संध्या। उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी आवाज़ मिल रही होगी। शाम के 8 बजे हैं, आज दिन शनिवार। क्या आप सभी लाइव हैं? अगर लाइव हैं तो प्लीज़ मुझे हिंट करें, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज़ मिल रही है आप सबको? आप में से जो भी लोग लाइव आ चुके हैं वो प्लीज़ मुझे हिंट करें। वेलकम। आप में से जो लोग लाइव हैं, मेरी आवाज़ मिल रही है? आई एम ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो जो अभी क्रम चल रहा था पिछले हफ्ते, आज और इससे पहले यानी कल, हम सभी जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे वो हमारा कह सकते हैं आईपीसी, पूरी आईपीसी का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक और सबसे ज़्यादा उलझाने वाला टॉपिक चल रहा है। मैंने कल आप लोगों के साथ जो केस डिस्कस किए थे, मैंने आपको 4 केसेस के नाम मैंने आपसे कहे थे और आप सबसे कहा था कि अगर आपको सेक्शन 299 और 300 इन दोनों को समझना है, हालांकि 299 में ऐसा विशेष समझने के लिए नहीं है, समस्या जो होती है वो सेक्शन 300 को समझने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो 300 में अगर ये 4 केस, मैंने आपको 4 केसेस के नाम बताए थे। सबसे पहले गोराचंद गोपी, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो केस था वो दूसरा केस, तीसरा बरकतुल्ला का था, ठीक है। तीसरा केस, हाँ, गोविंदा, आर वर्सेस गोविंदा, ठीक है, बरकतुल्ला और इंदर सिंह। ये 4 केसेस मैंने आपसे कहे थे और मैंने आपसे ये भी कहा था कि प्लीज़ आप लोग गूगल से या जहाँ कहीं से आपको रिसोर्स मिले इनको जरूर पढ़ें, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन लीगल हिस्ट्री में ये 4 ऐसे केसेस हैं जो आज भी अपना इम्पोर्टेंस रखते हैं और सेक्शन 200 और 299 और 300 इन दोनों को समझने में और समझाने में बहुत मदद करते हैं। सबसे पहले मैंने कल आपको एक बात कही थी, कल जो क्लास ली थी उसमें मैंने आपसे कहा था कि आप एक गोला खींचिए, एक बड़ा गोला खींचिए, ठीक है, और उस बड़े गोले में एक छोटा गोला बनाइए। तो ये जो बड़ा गोला होगा वो आपका सेक्शन 299 होगा और उसमें जो छोटा गोला होगा ये सेक्शन 300 का होगा। देखिए, मानववध जो है वो बहुत सारे, जो भी किसी मनुष्य की मृत्यु हो रही है, ठीक है, और किसी अन्य व्यक्ति के कारण हो रही है, जैसे आपको मैंने उधर बताया था जीवन और मृत्यु की परिभाषा मैंने आपको बताई थी, ठीक है, उसमें भी कहा गया है कि मानव से मतलब जीवन से है, ठीक है। तो सेक्शन 299 से लेके सेक्शन 310 तक का जो पूरा का पूरा पोर्शन है, सेक्शन 299 से लेके सेक्शन 310 का जो पूरा का पूरा पोर्शन है, ये सारा का सारा पार्ट जो है वो मानव वध से संबंधित ही है, ठीक है। इस हर एक सेक्शन में, ये जो 11-12 सेक्शन हैं, इन सारे सेक्शन में मानव का वध ही हो रहा है, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से, जो ज्ञान है उसके हिसाब से, जो आशय है उसके हिसाब से, हर एक परिस्थिति में जो पनिशमेंट है उसका क्वांटम जो है वो बदलता रहता है। इस वजह से शरीर के प्रति जो अपराध का जो बड़ा मेजर पार्ट है सेक्शन 299 से लेके 310 तक का, तो कुछ सेक्शन तो थोड़े से इजी हो जाते हैं, लेकिन सेक्शन 299, सेक्शन 300, इसके बाद फिर सेक्शन 304, ठीक, तो ये वो पार्ट हैं जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। मैंने कल आपसे कहा था कि जब कभी मानव की हत्या हो तो दैट मीन्स आपराधिक, अगर आपराधिक आशय के साथ हो रहा है तो वो साफ सी बात है वो 299
में पक्का आ जाएगा, उसमें कोई शक शुबा नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो 299 में आ गया है उसको हमें देखना है कि क्या ये 300 में जा सकता है, क्या ये 304 में जा सकता है, ठीक है, या इसके बाद फिर और है 306 है, 307 है, 309 है, क्या ये कहीं और रिप्लेस हो सकता है? अगर वो रिप्लेस हो सकता है, कहीं और जा सकता है, तो 299 तो अपने आप में वो है ही, मानव की हत्या हुई, मानव का वध हुआ, तो 299 तो वो अंडरस्टूड है। लेकिन अब हमको पहला लिटमस टेस्ट हमने लगाया, पहला टेस्ट हमने किया कि क्या वो मानव का वध है, तो हमें रिप्लाई मिलता है कि हाँ, एक मनुष्य की मृत्यु हुई है, तो दैट मीन्स वो मानव वध है। और जैसे ही मानव वध शब्द आ गया तो वो 299 अपने आप में प्रिजम्पशन मान लिया गया। इसके बाद अब दूसरा लिटमस टेस्ट लगाया जाएगा, दूसरा टेस्ट किया जाएगा कि क्या ये 299 से कहीं और जा सकता है, क्या वो ये 300 में जा सकता है, क्या ये 304 में जा सकता है, क्या ये 304 के पार्ट 1 या पार्ट 2 में जा सकता है, या फिर 304 का दहेज उपेक्षा, ठीक है, उपेक्षा द्वारा मृत्यु, क्या 304 ए में जा सकता है, ठीक है। अब अगर दहेज वहेज वाली सरकमस्टांसेस लग गई तो क्या ये 304 के पार्ट बी में जा सकता? तो ये अलग अलग कंडीशन है। ये वैसी परिस्थिति है कि जैसे एक बड़ा गोला बना दें और उसमें छोटे छोटे कई सारे गोले बना दें, तो ये बड़ा गोला जो होगा वो 299 होगा। ये छोटे छोटे गोले जो होंगे, ये छोटे छोटे गोले ये आपके सेक्शन 300 होंगे, ठीक है, या सेक्शन 304 होगा, 304 का पार्ट 1 होगा। इस तरह से करके ये अलग अलग क्लासिफिकेशन का हो जाता है। अब कल मैंने आपके साथ जो बात की थी मैं यही कहा कि आपको डिस्टिंग्विश करना है कि क्या मामला ऐसा तो नहीं है कि 299 में तो आ गया लेकिन 300 में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। कल मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था और इसी पे मैंने 4 केसेस आपको बताए। देखो थोड़ा सा रिकैप ज़रूरी है इसलिए कि ये पार्ट ऐसा है कि यकीन मानिए हर एक केस अपने फैक्ट को लेके चलते हैं, हर एक मुकदमे की परिस्थितियां, हालात और प्रत्येक मनुष्य के काम करने का तरीका अलग अलग है। तो इस वजह से सेक्शन 299 और 300 अक्सर समस्या उत्पन्न करता है और यहाँ तक कि जो सेशन कोर्ट के जजेस हैं उनके डिसीजन को हाई कोर्ट पलट देता है, या हाई कोर्ट के डिसीजन हैं उनके डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट पलट देता है। इतना सोचिए तो अभी आपसे ये समझना कि हाँ आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ लें इतना पर्याप्त है। कल जो मैंने आपको बताया था वो मैंने ये कहा था कि अगर 299 और 300 को अगर संक्षेप में जानना चाहें तो अगर सेक्शन 299 का पहला पार्ट, ठीक है, पहला पार्ट और 300 का पहला पार्ट, ये दोनों सिमिलर हैं, इनकी परिस्थितियां, किसी मुकदमे की परिस्थितियां ऐसी लग रही हैं, तो यकीन मानिए निश्चित तौर वो हत्या होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों सिमिलर हैं, लगभग सिमिलर हैं। इसी तरह से जब आप सेक्शन 299 का सेकंड पार्ट, ठीक, और 300 का सेकंड और थर्ड, ये दोनों पार्ट देखेंगे तो ये दोनों पार्ट जो है वो आशय की बात करते हैं, मृत्यु कारित करने के आशय की बात करते हैं, ठीक है, सॉरी, हाँ, शारीरिक क्षति और आशय दोनों की बात करते हैं, ठीक है। तो अब ऐसे मामले में या तो परिस्थिति जैसी होगी उस परिस्थिति के हिसाब से हम इसे कैलकुलेट करेंगे, और अगर परिस्थिति है तो ये सेक्शन जो है, ये पार्ट जो है वो हत्या का करते हैं। इसके बाद 299 का थर्ड पार्ट और सेक्शन 300 का फोर्थ पार्ट, ये दोनों जो हैं ये आपस में लगभग एक जैसी बातें करते हैं और ये हत्या का निर्माण कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं।
दोनों कंडीशन जो है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सेक्शन 300 का 1, 2, 3, 4 चारों पार्ट अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ जो हमारा सेक्शन 300 के जो पांचों अपवाद हैं वो तो सबसे पहले ऊपर चलेंगे। तो ये चारों इसके पार्ट ये जो हैं ये अगर पांचों अपवाद में है तो 299 में शिफ्ट हो जाएंगे और कोई अपवाद नहीं है तो 400 होगा। ये तो सारी बातें कल हम आपके साथ कर चुके हैं। 12 वीडियो जो है वो रिकैप कर लीजिएगा, देख लीजिएगा गूगल पे जाके। फिर से मैं कह रहा हूँ इंदर सिंह, गोराचंद गोपी, आर वर्सेस गोविंदा, ठीक है, ये सारे केसेस जो हैं इनको चारों केसेस को जरूर देखिएगा, जरूर इनके डिसीजन को पढ़िएगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज यू हैव चूजन, ये आपका इशू है, लेकिन जरूर पढ़िएगा। आज जो बात करना है हमें सेक्शन 300 पे बात करना है, ठीक। सेक्शन 300 जो है वो 299 से एक स्टेप ऊपर है। 299 जहां किसी भी मानव की मृत्यु अगर किसी अन्य मानव के द्वारा की गई है तो वो मानववध की कैटेगरी डाल लेता है। वो उससे एक स्टेप और आगे है, 300 है। 300 ये कहता है कि क्या जो कार्य किया गया है जिससे किसी मानव द्वारा मानव की मृत्यु कारित की गई है, जिसको 299 आपराधिक मानववध कल्पेबल होमोसाइड कहा गया है, क्या वो मृत्यु है? इस बात को जांचने परखने के बाद धारा 300 और उसके चारों खंड में अगर वो कहीं स्टैब्लिश हो जाता है तो ये माना जाएगा कि वो आपराधिक मानववध ना होकर हत्या है। कैसे? किसी केस में, किसी वाद में जो सबसे पहले देखा जाता है सेक्शन 300 के लिए वो इंटेंशन देखा जाता है, आशय देखा जाता है, ठीक है। अब आशय जो है उसके बारे में ये कहा जाता है कि आशय को जानना किसी बस की बात नहीं है, लेकिन आशय का एक अनुमान लगाना आसान होता है। आशय का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है? आशय का अनुमान लगाया जा सकता है जो काम किया गया है, जिस काम से, जिस कार्य से मृत्यु हुई है, उस कार्य की प्रकृति को देख के आशय का ज्ञान किया जा सकता है। जैसे अगर हम आपको एक पतली सी दातुन होती ना, पुराने मास्टर जी लोग जिससे पिटाई करते थे नीम की, हम उससे आपको मारें, ठीक है, नीम की पतली सी डंडी ले लें, उससे हम आपकी पिटाई करें, आपके चेहरे पे उससे मार दें, आपके सर पे मार दें, ठीक है, एक। और वहीं दूसरी तरफ एक लाठी से आपके चेहरे और सर पे प्रहार करें। वहीं तीसरी तरफ लाठी है, लेकिन लाठी में लोहे का एक होता है, उसको लाठी फटे ना, खराब ना हो, इसके लिए पीछे लोहा लगा दिया जाता है, उसको कवर कर दिया जाता है जिससे वो लाठी खराब ना हो। वहीं उस लोहे के कवर वाली लाठी से हम आपके सर पर प्रहार करें। 3 कंडीशन हो गई। एक नीम की दातुन से आपको मार रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं, फिर दूसरे कंडीशन में आपको लाठी से मार रहे हैं, और तीसरी कंडीशन में लोहा पिछला हुआ है, उस लाठी से हम आपको मार रहे हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन में तो सिंपल हर्ट होने की गुंजाइश है। दूसरी कंडीशन में जो लाठी से प्रहार हो रहा है, उस लाठी से अगर हमारा आशय आपको मारने का है, ठीक है, किसी व्यक्ति को उसको प्राण उसके लेने का आशय है और ऐसा प्रहार हमने किया है कि उसके सर पे प्रहार हो दूसरी तरह की सिंपल लाठी से, तो ये 299 में आ जाएगा अगर ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। लेकिन वहीं अगर लाठी में लोहे का वो छल्ला लगा हुआ है, कवर लगा है, उस लाठी से हम आपके सर पर प्रहार करेंगे तो सीधी सी बात है, अगर मृत्यु कारित हो रही है तो जो हमारा एक्ट होगा वो ये बताता है कि हमारा इंटेंशन जो है वो भरपूर था। ऐसा इंटेंशन था कि हम आपको एक ही वार में झटके में खत्म कर दें। तो क्या है, जो काम करने की प्रकृति है, जिस तरीके से कार्य किया गया है, उस कार्य की प्रकृति जो है वो बताती है कि हमारा आशय क्या था। फिर दूसरा है प्रयोग किए गए अस्त्र शस्त्र, वेपन। इंटेंशन को जानने के लिए, आशय को जानने के लिए यही तो तरीके हैं, वरना इंटेंशन किसी के दिमाग में घुस के हम उसके इंटेंशन को पढ़ नहीं सकते।
जो अस्त्र प्रयोग किया गया है, जो वेपन प्रयोग किया गया है, उस वेपन पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, अभी मैंने वेपन की बात की। हम एक घरेलू चाकू ले लें और घरेलू चाकू किसी के पेट में मार दें, ठीक, और वहीं एक खुरकी, वो नेपाली लोग होते हैं ना, नेपाली जो चाकू लिए होते हैं वो ऐसे शेप में होता है, उसको खुरकी कहा जाता है। वहीं खुरकी से हम प्रहार कर दें, प्रहार करने के बाद उसको नचा दें पेट के अंदर, तो क्या है, वेपन जो है वो व्यक्ति के इंटेंशन को क्लियर करता है कि कैसा वेपन इस्तेमाल किया गया है। फिर अगली चीज जो आती है वो घाव, जो चोटें कारित की गई हैं, उन चोटों की प्रकृति क्या है। हमने चाकू जो है वो कलाई पे मारा, हाथ पे, यहां पे मारा, ठीक है, यहां पे मारा चाकू, ये दूसरी चीज हुई। लेकिन चाकू को हमने पेट में मारा, ये दूसरी बात हुई। और तीसरी चीज, चाकू हमने पीठ पे, जहां पे किडनी होती है, उस जगह पे हमने चाकू मारा, तो क्या हुआ, घावों की प्रकृति और उसको कार्य करने का क्रम जो है वो परिवर्तित हो गया। तो ये क्या है, ये आशय बताता है कि कोई व्यक्ति कितना ज्यादा आशय रखता है किसी की मृत्यु कारित करने का। ठीक, फिर तीसरा, वह स्थान जहां क्षति कारित की गई है। वह स्थान मतलब अभी मैंने कहा घावों की प्रकृति, ठीक है, घाव कैसे हैं, कितने हैं, एक स्टेप हैं, 2 स्टेप हैं कि 3 हैं। किसी के पेट में 10 डाल दिया, ठीक है, 10 बार चाकू से प्रहार कर दिया, ठीक। तो ये प्रकृति जो है, नेचर जो है इंजरी की, ये जो प्रक्रिया है, कितने घाव हुए, कैसे घाव हुए, किस हथियार से किया गया, ये सारी चीजें जो हैं वो की प्रकृति को इंटेंशन को बताता है कि वो किस इंटेंशन से काम कर रहा है। इसके बाद फिर जो हालात हैं, हालात का मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशन। आप घात लगा के किसी के ऊपर हमला करते हैं, घात लगाने का मतलब है मौका देखते हैं, रेकी करते हैं, अवसर तलाशते हैं। इस स्थिति पे ए जो है वो अपने घर से बहुत दूर होगा ताकि उसकी मदद भी कोई ना कर पाए, ठीक है, और किसी तरह की चिकित्सीय सहायता भी उसको ना मिल सके। तो क्या है, ये सारी चीजें जो हैं वो स्पष्ट करती हैं कि आपका या किसी व्यक्ति का जो मृत्यु कारित कर किया जा रहा है उसका आशय कैसा है। ठीक है, अगर आशय गंभीर हैं, ठीक है, अगर आशय गंभीर हैं तो ये माना जाएगा कि व्यक्ति का मृत्यु कारित करने का जो इरादा था वो धारा 3 में आएगा। और अगर ये सारी चीजें सामान्य हैं तो हो सकता है कि वो धारा 299 कंसीडर हो जाए। ठीक है, अब देखिए, जो व्यक्ति के कार्य होते हैं, बिहेवियर, वो बिहेवियर उसके इंटेंशन को साफ बताते हैं। ठीक है, आप अगर किसी ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहां पर एंटी सोशल एलिमेंट कलेक्ट होते हैं, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होता है, तो ये माना जाएगा कि आपका आशय कहीं ना कहीं उस तरह का है या उन व्यक्तियों से आपका कोई संबंध है, ऐसी प्रिजम्पशन की जाएगी। तो व्यक्ति के जो आचरण होते हैं वो भी व्यक्ति के आशय को स्पष्ट तौर से साफ बताते हैं। देखिए, एक सवाल जो हमारे सामने अक्सर आता है कि क्या मृत व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है। ध्यान से सुनिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या एक मृत व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है, सवाल ये है। और अगर मृत व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है तो वो कहां कंसीडर होगा, वो धारा 299 में होगा या धारा 300 में होगा या सिर्फ और सिर्फ सिंपल हर्ट होंगे या ग्रेवियस हर्ट होंगे या फिर सेक्शन 304 जो है उसका पार्ट होगा, उपेक्षा पूर्वक मृत्यु कारित करना, या फिर सिर्फ मृत्यु कारित करने का प्रयत्न क्या होगा। अभी मुझे ध्यान है कुछ दिनों पहले व्हाट्सएप पे जो है वो एक पिक्चर थी या एक सवाल पूछ
रहे थे कि एक व्यक्ति जो है वो पहले से मरा हुआ है, ठीक, और बी जो है वो आके उसको गोली मार दिया, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? इस सवाल का जवाब जो है वो आज तक इंडिया में किसी भी हाई कोर्ट ने साफ तौर से नहीं दिया है, ठीक। हाँ, कई सारी हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा, हाई कोर्ट पटना, बॉम्बे, ठीक है, लाहौर, इन सबके सामने इस तरह के प्रश्न आ चुके हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से अभी तक कोई आंसर नहीं आया है। अभी इसको मैं डिस्कस करूंगा, इसमें आप ऐसा मत समझिए, सिर्फ आपको समराइज कर रहा हूं, ठीक। स्पष्ट तौर पे इसका आंसर नहीं आया। हाँ, उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस पर अच्छा डिसीजन देगी तो चीजें स्पष्ट होगी। देखिए, ऐसे आप समझिए कि एक व्यक्ति जो है वो नाम का एक व्यक्ति है, वो बी के साथ उसके घर में है, उसके झोपड़ी में है, और आपस में कुछ वाद विवाद होने के बाद ए जो है वो बी को सर पे लाठी से प्रहार करता है, ठीक है, और प्रहार करने के बाद बी जो है जिस पे प्रहार किया गया वो अचेत होके गिर जाता है। अब ए डर में, भय में, वो सोचता है कि उसने बी की मृत्यु कारित कर दी है, और साक्ष्यों को छुपाने के लिए उस झोपड़ी पे आग लगा देता है और आग लगा के वहां से बाहर निकल जाता है। इस मामले में जब मेडिकल होता है, पोस्टमार्टम है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर से निकल के आता है कि जो मृत्यु कारित हुई है वो सर पे लगे प्रहार के कारण ना होकर जो धुआं है वो, और जलने के कारण शरीर जो है उस आग में जल गया, जो मृत्यु का कारण बनी। अब समस्या यहां आती है कि ए जो है वो यहां किस अपराध का दोषी है। मैं आपके रिप्लाई या उंगलियों की थोड़ी सी हरकत जानना चाहूंगा कि ए इस समस्या में किस अपराध का दोषी होगा। हत्या के प्रयत्न का होगा, हत्या का होगा, 299 का होगा, या घोर उपति का होगा? मैं सबकी उंगलियों की हरकतें जानना चाहूंगा। सौरभ 299, दीपक 307, ओके, और चौथी कल्पेबल होमोसाइड, और जल्दी से 40 लोगों के आसपास लोग हैं इस समय ऑनलाइन। 299, यस, मैं वेट कर रहा हूं, प्लीज। जमशेद 299, संदीप 299, रिचा 299, ठीक है। अधिकांश लोगों का जो कहना है वो 299 है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने के सामने ऐसा ही एक केस था। उस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे 307 का दोषी माना था। 307 ठीक है। लेकिन ये जो चीज है, ये खांडू ये जो फैक्ट मैंने आपको बताए हैं, ये ठीक है, ये जो केस मैंने आपको बताया, ये जो उदाहरण बताया है, ये खांडू AIR 15, खांडू AIR 15। एक कॉल आ गई थी, तो मैं उम्मीद करता हूं मैं आपके साथ अभी भी कनेक्ट हूं। प्लीज मुझे हिंट कर दें। एक कॉल बीच में आ गई, तो मैं उम्मीद करता हूं मैं अभी भी आप सबके साथ कनेक्ट हूं। प्लीज हिंट कर दें, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूं। ओके, ठीक है। तो खांडू AIR 15
बॉम्बे 194, 1890 का केस है, 1890 का ये केस है, ठीक है। और इस केस में जो डिसीजन आया था वो डिसीजन ये था कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसमें अभियुक्त को 307 का दोषी माना, लेकिन इसी निर्णय में जस्टिस पर्सन्स PURSOUNS पर्सन्स, इन्होंने अपना एक विसम्मत यानी अलग ही एक डिसीजन दिया। और उस डिसीजन में इन्होंने कहा, हालांकि ये डिसीजन उस समय मान्य नहीं हुआ था, लेकिन बाद में ये सम्मत निर्णय था, धीरे धीरे करके आज पटना हाई कोर्ट, कैलकाटा हाई कोर्ट इस विसम्मत निर्णय को अब अपना चुके हैं। इस निर्णय में जो न्यायाधीश पर्सन थे, इन्होंने ये कहा कि जो लाठियों से प्रहार हुआ और जो झोपड़ी जलाई गई, दोनों कंडीशन में जो कालावधि टेन्योर जो था, वो टेन्योर में पूरे टेन्योर के समय तक इंटेंशन जो था वो एक जैसा ही था, इंटेंशन में परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। तो लाठियों से प्रहार करने से वो इंटेंशन स्टार्ट होता है और झोपड़ी के जला के उसे मार देने या साक्ष्य को समाप्त करने तक ये इंटेंशन पूरा एक का एक है। जैसे आप सेक्शन 6 एविडेंस में पढ़ते हैं एक ही समव्यवहार में, तो ये पूरा एक ही ट्रांजैक्शन है। एक ही ट्रांजैक्शन में होने के नाते ये जो कृत्य हुआ है, ये कृत्य 307 में इसे पनिश नहीं करना चाहिए, बल्कि ये मर्डर के रूप में इसे, क्योंकि आशय जो था वो मृत्यु करने का पूरा एक कंपाइल आशय था, ठीक है। तो उस समय जो विसम्मत निर्णय पर्सन साहब का था वो यही था। बाद में फिर दालू सरकार 13 कैलकाटा वीकली नोट्स 1279 दालू सरदार के केस में बाद में फिर इसी विसम्मत निर्णय को कैलकाटा हाई कोर्ट ने अपनाया और ऐसा ही डिसीजन दिया जो पहले जो डिसीजन दिया गया था 307 में उसको हटा दिया गया और ये माना गया कि ये एक ही समव्यवहार का हिस्सा है और इंटेंशन काम के शुरू होने से लेके काम के समाप्त होने तक एक ही जैसा बना था, ठीक है। इसी पर आपस में विधिशास्त्रियों का काफी सारा जो है विधिशास्त्रियों का काफी सारा इसमें कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि एक उदाहरण दिया गया। उदाहरण ये था कि एक व्यक्ति जो है वो कुल्हाड़ी से, ए नाम का एक व्यक्ति बी के सर पे कुल्हाड़ी से वार करता है, ठीक है। वार करने के बाद वो अचेत हो जाता है, घबराहट में डर में आके ए बी को पहाड़ से नीचे फेंक देता है। आर्गुमेंट जो किया गया, जो तर्क दिए गए कि जब कुल्हाड़ी से प्रहार किया गया तब उसे मारने का आशय नहीं था, सिर्फ सबक सिखाने का आशय था, ठीक है। प्रकोपन में, गुस्से में, आपसी लड़ाई में, झगड़े में उस कुल्हाड़ी से प्रहार किया गया, ठीक। तो मारने का आशय उस समय नहीं था। और जब उसे पहाड़ी से, सेकंड स्टेप में पहाड़ी से जब नीचे फेंका गया तब भी उसे मारने का आशय तब उस समय हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक मरा हुआ व्यक्ति, उसे मारने का आशय हम कर ही नहीं सकते। मैं जान रहा हूं ना कि ये मर गया, तभी इसे पहाड़ी से नीचे फेंक रहा हूं, तो मरे हुए व्यक्ति को फिर से मारने का आशय सृजित हो ही नहीं सकता। तो ये आपस में एक बड़ा इशू था। लेकिन इस इशू को पटना हाई कोर्ट ने श्री नारायण AIR 1947
27, पटना 67। ठीक है, इस केस में क्लियरिफाई किया फिर से और ये कहा कि जिस समय उसने सर पे प्रहार किया और जिस समय उसे पहाड़ी से नीचे फेंका, ये पूरा पहला काम और दूसरा काम, इस दोनों काम के बीच का जो समय था, उस समय में भी अभियुक्त का आशय बिल्कुल नहीं बदला। जो आशय पहले स्टेज पे था वही आशय अंतिम स्टेज तक माना जाएगा और इसे धारा 300 में दंडित किया जाएगा, यानी हत्या के लिए इसे दोषी ठहराया जाएगा। आप एस.एन. मिश्रा साहब की किताबों में कई जगह इस तरह के उदाहरण आप देखेंगे, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट लेवल पे एस.एन. मिश्रा सर की किताबें ही आप रिकमेंड करते हैं, आप पढ़ते हैं, तो उन किताबों में कई जगह आपको इस तरह के उदाहरण मिलेंगे। ठीक है, इन उदाहरणों में आपको जो देखना होगा वो सबसे पहले ये देखना होगा कि काम की शुरुआत हो रही है, स्टार्ट जो हो रहा है, उस स्टार्ट के समय क्या इंटेंशन था। स्टार्ट के समय अगर मार डालने का इंटेंशन था तो फिर वो इंटेंशन आगे कंटिन्यू रहेगा, और अगर केवल दंडित करने का इंटेंशन है, ठीक है, तो वो इंटेंशन वही बना रहेगा। जैसे आप एक उदाहरण वहां पढ़ते हैं कि एक पति है, वो अपनी पत्नी को मारता है, मारने के बाद उसे ऐसा लगता है कि उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसको उठा के फांसी पे लटका देता है, और फांसी पे लटकने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। साइटेशन आप श्री नारायण AIR 1947, 27 पटना 67। ठीक है, ये श्री नारायण का केस था, और दालू सरदार का इसका साइटेशन जो है वो 13 कैलकाटा वीकली नोट्स 1279। ठीक है, दोनों केस जो है वो आप एक बार चेक करिएगा, गूगल पे सर्च मारिएगा, आपको मिल जाएगी। तो अभी क्या है, स्टार्ट अब इस एस.एन. मिश्रा साहब की किताब में आप देखेंगे तो उसमें इस अपराध के लिए एक पति ने अपनी पत्नी को पहले पीटा, जब वो मूर्छित हो गई तो ऐसा समझा कि वो उसकी सांस रुक गई है, वो मर गई है, उसको उठा के फांसी पे लटका दिया। यहाँ कार्य जो है, इसमें जो डिसीजन है वो आप पढ़ेंगे तो उपेक्षा पूर्ण कार्य द्वारा मृत्यु 304 में उसको लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो 300 की यही खास बात है कि कब उसे 304 में लेके जाना है। जी, आर.एस. गोविंदा में आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं। कब 304 में चला जाएगा, कब 299 तक ही सीमित रहेगा, कब वो 300 में होगा। ठीक है, ये एक टफ टास्क होता है, इसी को क्लासिफाई करना होता है, और पीटी में ये बहुत ही डिसाइडिंग इश्यू होता है। इसलिए चीज़ों को थोड़ा सा आपको एलोबरेट करके, बढ़ा के, जितना हो सकता है खींच के मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और यही आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वो जो 4 केस मैंने आपसे बताए हैं, उन चारों केसेस को जरूर देखिएगा। वो सेक्शन 299 और 300 के डिफरेंस को बहुत बेहतरीन तरीके से उसमें स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया गया है। ठीक है, पहला जो मैंने आपसे कहा गोराचंद गोपी का केस, फिर ठीक है, दूसरा जो है वो आर वर्सेस गोविंदा का, तीसरा बरकतुल्ला का, और चौथा इंदर सिंह का केस। ठीक है, चारों केसेस को आप देखिएगा जरूर। ये सारी बातें जो थी, ये जो सेक्शन 300 का पहला पार्ट है, पहला खंड है, पहला सेगमेंट है। ठीक है, ये इंटेंशन की बात करता है। जब आप देखेंगे तो ये पूरा का पार्ट इंटेंशन की बात करता है। जैसे ही आप दूसरे पार्ट में आते हैं, आईपीसी के सेक्शन 300 के पार्ट सेकंड में आते हैं, तो पार्ट सेकंड जो है वो आशय के साथ ज्ञान, पहला तो केवल आशय की बात करता है पहला पार्ट, लेकिन दूसरा पार्ट आशय को वैसे ही बनाए रखता है और उसके साथ ज्ञान को, नॉलेज को ऐड कर देता है। ठीक है, ये कहता है कि आपराधिक मानववध हत्या है यदि वह कार्य जिससे मृत्यु कारित हुई ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय से कारित की गई है जिसको कि अभियुक्त जानता था, नोइंगली,
ठीक है, अभियुक्त का जानना कि वह उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा, इस कार्य से मृत्यु संभाव्य होगी। कहने का मतलब यह है कि आशय यहां भी बना हुआ है, इंटेंशन बना हुआ है, लेकिन वो जो काम कर रहा है, जो एक्ट कर रहा है, उस एक्ट से मृत्यु कारित होने की संभावना जो है संभाव्य हो जाती है, यानी उसे ज्ञान भी है। तो जब ज्ञान और आशय दोनों की बात होगी तो सेक्शन 300 का पार्ट 2 ये एराइज हो जाएगा। ठीक है, अब इस नॉलेज में दो बातें कंसीडर होती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस ध्यान क्या आपको पता है, फिर से बोल रहा हूं। अब ये जो ज्ञान है, आशय आपको क्लियर हो गया, पहले पार्ट में आशय की सिर्फ बात है, दूसरे पार्ट में ज्ञान की बात हो गई। अब ये ज्ञान जो है उसमें अगर व्यक्ति को इस बात का ज्ञान है कि सामने वाला व्यक्ति जिस पे हम प्रहार कर रहे हैं वो किसी विशेष बीमारी, किसी विशेष तकलीफ से है, और उसी तकलीफ से, जैसे स्प्लेन वाला पार्ट है, प्लीहा, तिल्ली जो वर्ड आप बोलते हैं, ठीक है, उस पे वो बढ़ी हुई है, उस पे प्रहार कर देना जिससे मृत्यु कारित हो जाए। अगर ये जानकारी में है, ज्ञान में है, ठीक है, यानी जो डेथ है उसको एक्सेलरेट कर देने की बात है, तो ये निश्चित तौर से आशय भी अगर है, ठीक है, और आपने ज्ञान में रखते हुए ऐसा काम किया है, दोनों चीजें हैं, तो आप धारा 300 के पार्ट 2 में आप कंसीडर किए जाएंगे। और अगर ज्ञान नहीं है, आशय तो था, लेकिन ये जो ज्ञान है कि ऐसा व्यक्ति विशेष शारीरिक व्याधि से, विशेष शारीरिक परेशानी से व्यथित है, और ज्ञान के बिना आपने ऐसा काम किया, तो आप फिर 299 में ही आप सिमट जाओगे, फिर आप 300 में नहीं आओगे। ठीक है, अब ये रोग हो सकता है, अल्पायु हो सकती है। अल्पायु कैसे? हम किसी के सर पे, किसी वयस्क व्यक्ति के सर पे प्रहार करें तो उसे ज्यादा संभावना है, उसको कम संभावना है उसकी मृत्यु होने की, लेकिन वहीं किसी शिशु के सर पे इस तरह का प्रहार करें तो उसकी मृत्यु की संभावना ज्यादा हो जाएगी। तो क्या है, ये आयु, परिपक्वता की बात है। रोग, वो मैंने आपसे बताया, रोग की बात है, या कोई और विशेष परिस्थिति है, अगर उस परिस्थिति का आपको नॉलेज है, आपको ज्ञान है, आशय भी है, ज्ञान भी है, दोनों के साथ आपने काम किया कि हाँ ये व्यक्ति जो है, ये इसको ये बीमारी है, इसको ऐसे कर देंगे तो मर जाएगा, ठीक है, तो इस स्थिति पे फिर जो होगा वो आप 300 के पार्ट 2 में कंसीडर होंगे। आर वर्सेस गोविंदा, ठीक है, आर वर्सेस गोविंदा, आर वर्सेस गोविंदा में ये पार्ट 2 में कंसीडर होता है। आर वर्सेस गोविंदा, आर वर्सेस गोविंदा का क्या है, अल्पायु थी, ध्यान दीजिएगा, जो 200 और 299 और 300 की जो बात है उसमें आयु जो है वो भी अपना महत्व रखती है। ठीक है, जैसे इस केस के फैक्ट जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 15 वर्ष की आयु की उसकी पत्नी थी। 15 वर्ष की आयु जो है वो मेच्योरिटी नहीं है, मेच्योर लेवल नहीं है, और अगर ऐसे बालक या बालिका को पीछे से धक्का देके उसके सीने पे चढ़ के उसको मुक्कों से मारा जाता है, उसकी आंख पर प्रहार किया जाता है, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो कंसीडर करने लायक होती हैं, और इन्हीं सारी चीजों पर सेक्शन 300 में वो आएगा मैटर, या 299 में आएगा, इसी पर इसे परखा जाता है। धारा 300 का खंड 3 जो है वो बात करता है साशय। ठीक है, यदि किसी कार्य से जिससे शारीरिक क्षति शाशय की जा रही है, विथ इंटेंशन की जा रही है, और प्रकृति के मामूली अनुक्रम में, इन द कोर्स ऑफ नेचुरल वे, ठीक है, नॉर्मल सामान्य अनुक्रम में अगर उसकी मृत्यु कारित हो जाती है तो ये माना जाएगा कि आपने या कि व्यक्ति ने धारा 300 के खंड 3 में मृत्यु कारित की है। इस सेक्शन का जो पार्ट है वो क्या है, शाशय विथ इंटेंशन, ये अपने आप में है यहाँ,
साथ में, आशय के साथ में ही आपने ऐसा इतना मतलब हैवी वर्क किया है, इतना बड़ा काम किया है कि अपने आप में ये माना जाएगा कि हाँ, ये काम करने के बाद तो मृत्यु होनी ही होनी है। ठीक है, आप बंदूक, आपका आशय है, आपने बंदूक लिया और बंदूक से किसी को फायर कर दिया, तो काम जो है वो प्रकृति के अनुक्रम में इतना कॉमन है, इतना सामान्य है कि माना जाएगा कि मृत्यु तो ही होनी है। तो ये धारा 300 के खंड 3 से कंसीडर किया जाएगा। कहने का मतलब है जो कार्य है, आशय आपका था, कार्य जो है वो इस प्रकृति का है कि सामान्य अनुक्रम में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाना संभव है। तो ऐसी दशा में जो कार्य होगा वो धारा 300 के खंड 3 में कंसीडर होगा। अब इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे घाव है, गला काट दिया गया, पूरा रेत के अलग कर दिया गया, ठीक है, ये हो गया। गोली से प्रहार किया गया, ठीक, या फिर चाकू जो है वो ऐसा सीने पे मारा गया जिससे कि हार्ट यानी हृदय जो है वो छेद हो जाए, किडनियों पर प्रहार किया जाए। ठीक, ये काम के जो नेचर हैं वो उसको वो स्पष्ट कर देते हैं। तो आशय भी होना चाहिए और इस तरह का कार्य होना चाहिए कि सामान्य अनुक्रम में कुछ दिमाग खर्च करना ही नहीं है, घाव देखते ही मान बता देना है कि हाँ भैया ये तो मारने के इरादे से किया गया है। ठीक, इसके लिए दो बातें जो हैं वो विशेष तौर से ध्यान रखी जाती है। जो वेपन यूज किया गया है, ठीक है, उस वेपन यानी जो क्षति कारित की गई है जिस वेपन से वो, और दूसरा जो क्षति है वो, और दूसरा जो वेपन है वो, इन दोनों का विशेष ध्यान रखा जाता है सेक्शन 300 के पार्ट 3 में। अब जो आपका सेक्शन 300 का पार्ट 4 है वो ये कहता है कि आपराधिक मानववध जो है वो हत्या है यदि कार्य करने वाला व्यक्ति जानता था, ठीक है, उसे नॉलेज, ज्ञान था कि वह कार्य इतना खतरनाक है, ठीक है, कि अत्यधिक संभावना है कि वह मृत्यु कारित कर देगा या शारीरिक क्षति करेगा जिससे मृत्यु होना संभाव्य। कहने का मतलब यहां यह है कि अब किसी के सामने तोप रख दो, ठीक है, तोप कैनाल, और तोप उसके सामने लगा के आप दाग दो, तो अब इसमें कोई शक तो है नहीं कि तोप के गोले पे सामने आने वाला व्यक्ति जो है वो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो यहां भी धारा 300 का खंड 4 जो है वो भी इस बात को साफ तौर से कहता है कि कार्य करने की अत्यधिक संभावना है, एकदम विजुअल होते ही मान लिया जाएगा अरे साहब ये तो मार दिया गया। ठीक है, 4 लोगों ने पकड़ा, फांसी गले में रस्सी लगाया और पंखे से लटका दिया, ठीक है, साफ पता चल रहा है कि अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो अत्यधिक खतरनाक प्रकृति का है, अत्यधिक जो उसका इंटेंशन है वो मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम होने के नाते इसे फिर सेक्शन 300 के पार्ट 4 में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, और ये 2-3 बातें जो हैं वो ध्यान रखिएगा। एक और विशेष बात ये ख्याल रखिएगा कि सेक्शन 300 के पार्ट 4 में इंटेंशन कोई मायने नहीं रखता है। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, पहले, दूसरे, तीसरे पार्ट में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीनों में इंटेंशन की बहुत वैल्यू है, लेकिन पार्ट 4 जो है उसमें इंटेंशन की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि काम की प्रकृति ही ऐसी है जो साफ चिल्ला के बता रही है कि ये तो मृत्यु करने का मन ही है, साफ दिख रहा है। तो यहां इंटेंशन पार्ट 4 में कोई मायने नहीं रखता है। इसके लिए 2-3 बातें ध्यान रखनी होती। पहला यह है कि कार्य जो है विशेष ज्ञान से किया गया हो, ठीक है, उस काम को करने का विशेष ज्ञान हो। किसी को गले में रस्सी लगाई और पंखे से लटका दिया, विशेष ज्ञान है कि पंखे से लटकने के बाद जो है वो गर्दन जो है टूट जाएगी, ठीक है, गर्दन टूट जाएगी और सांस रुकने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। विशेष ज्ञान है, आशय का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तोप के आगे खड़ा करके तोप दाग दी गई, पता है इतना बड़ा सा गोला निकलेगा और पेट को फाड़ते हुए निकल जाएगा, साफ स्पष्ट है, किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है। ठीक है,
फिर दूसरा है कि काम जो है वही खतरनाक होना चाहिए, और तीसरा है कि अत्यधिक संभावना है, मतलब मैक्सिमम ये परसेंटेज है कि मृत्यु जो है वो तो होना ही होना है। तो ऐसी दशा में ये 300 के पार्ट 4 में कंसीडर होगा, और व्यक्ति जो है, कार्य को करने वाला व्यक्ति जो है वो धारा 300 के खंड 4 में हत्या के अपराध के लिए दोषी होगा। देखो एक बात ये भी है ध्यान की, अगर किसी मामले में, किसी केस में अगर आईपीसी के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ये तीनों अगर लागू नहीं हो रहे हैं तो बहुत हद तक गुंजाइश होगी कि पार्ट 4 भी लागू नहीं होगा। क्यों? अभी हमने कहा के सामने खड़ा करके दाग दिया, लेकिन उससे पहले इंटेंशन तो बनेगा ही ना, ठीक है। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में अगर वो नहीं आ रहा है तो बहुत तक गुंजाइश है कि पार्ट 4 में भी वो कंसीडर नहीं होगा। अब जो सेक्शन 300 का पार्ट 4 है और सेक्शन 299 का पार्ट 3 है, इन दोनों को उठा के देखिएगा, इन दोनों में सेंटेंसेस में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, लगभग सामान्य, मतलब एक नज़र में आपको लगेगा तो इसमें तो कोई अंतर ही नहीं है, लेकिन अंतर जो है वो सिर्फ इतना है कि सेक्शन 300 का पार्ट 4 जो है वो एक्सट्रीम लेवल की बात करता है, संभाव्यता, पॉसिबिलिटी जो है वो प्रोबेबिलिटी की बात करता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी जो 10 में से 8 या 9 बार होगी, ठीक है। लेकिन सेक्शन 299 का पार्ट 3 जो है वो संभाव्यता उसकी बात करता है जो 10 में से मुश्किल से 5, 4, 6 ऐसी उसकी संभावना है। देखिए तो उसको अब इस सेक्शन 300 को कंक्लूड करना चाहता हूं। कंक्लूड का मतलब ये है कि देखिए अलग अलग, जैसे आपने पढ़ा होगा, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट होंगे तो आपको एक पता होगा मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसमें उसने कहा कि ये जो कॉलम खाली हैं इसमें वो एलिमेंट भर जाएंगे, यानी सेक्शन बना दिए गए हैं, तथ्य और परिस्थितियां जो होंगी, आशय, ज्ञान, तथ्य, परिस्थितियां, ये चारों जैसी होंगी उसके हिसाब से 299 या 299 का कोई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट, या 300 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट, या फिर 304 उसका पार्ट 1, पार्ट 2, इस तरह की चीजें। तो ये वो चीजें हैं जिनके माध्यम से हम मामले को अलग अलग सेट करते हैं। जैसे आपने पिजन होल थ्योरी पढ़ा होगा ना, टॉर्ट में जो सामान्य थे उन्होंने कहा कि ये जो अपराध हैं इनमें वो आके फिट हो जाएगा, पिजन होल थ्योरी। तो उसी तरह से ये मामले, ये सेक्शन बने हुए हैं। अब आपके जो फैक्ट हैं, तथ्य हैं, परिस्थितियां हैं, वो वहां आके फिट होना चाहिए। और ये फिट करने का काम कौन करता है? ये फिट करने का काम जो है वो प्रोसिक्यूशन करता है। क्यों प्रोसिक्यूशन करता है? क्योंकि मामले को बियॉन्ड द डाउट सेक्शन 300 के किसी भी पार्ट में वो एग्जिस्ट करता है, इस बात को साबित करने का भार जो होगा वो प्रोसिक्यूशन पे होगा, ठीक है। मेरी बात को समझिएगा, यहां मामला जो है अगर किसी विशेष परिस्थिति में जहां अपवाद वाली बात आएगी, जो 300 के 5 अपवाद हैं, तो इन अपवादों को साबित करने का भार तो जो होगा वो अभियुक्त का होगा, ठीक है, एविडेंस एक्ट सेक्शन 105 के अंतर्गत। लेकिन मामले को यानी 300 के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 इनमें से कहीं साबित करने का, किसी में आ रहा है, ये साबित करने का भार जो होगा वो प्रोसिक्यूशन का होगा। और बियॉन्ड द डाउट होना चाहिए। अगर डाउट क्रिएट हो जा रहा है तो ये मान लिया जाएगा
कि हाँ धारा 300 जो है वो साबित नहीं हो रही है, और अगर 300 साबित नहीं हो रही है तो अभियुक्त को फिर अपवाद में भी अपना बर्डन जो है वो साबित करने की जरूरत नहीं है। तो 300 में ये सबसे ज़्यादा टेक्निकल सेक्शन है, सबसे ज़्यादा क्लिष्ट सेक्शन है, और प्रोसिक्यूशन का जो काम है वो सबसे ज़्यादा टफ होता है। इसीलिए आपने देखा है कि हाँ जो आपसे प्रॉब्लम होती है वो कहीं कंफ्यूजन हो जाती है, या फिर जो डिसीजन आते हैं वो सेशन कोर्ट के दूसरे हैं, फिर हाई कोर्ट में दूसरे हो गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में कुछ और हो गए। तो इसके पीछे वही वजह है कि फैक्ट और जो कंडीशन है उनको देखने का हर व्यक्ति का, हर कोर्ट का अपना अलग तरीका होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो आपके पास 300 में बचता है वो 5 आपवादिक कंडीशन बचती है। आपवादिक कंडीशन का मतलब ये है कि देखो जो 300 है उसकी पनिशमेंट जो है 302 में दी गई है। इसकी पनिशमेंट जो है या तो मृत्युदंड है और या तो आजीवन कारावास है। अब कोर्ट जो है वो मृत्युदंड देने से, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है, जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते हैं तो जीवन लेने का अधिकार नहीं है, मृत्युदंड देने के लिए वो चीजों से थोड़ा कटता है, और विरल से विरलतम मामले, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर वाली थ्योरी जो है उस पे ही मृत्युदंड देने की गुंजाइश होती है। तो कोर्ट जो है वो अधिकांश मामलों में 300 में थोड़ा सा लेबल हो जाता है। ठीक, जो 5 अपवाद दिए गए हैं इसमें वो मानवीय आधार पे, ठीक है, और दूसरा ये है कि जो परेशानी है, जो रियल लाइफ में दिक्कतें हैं, जो रिलेवेंसी युक्ति युक्तता है, उनके आधार पर ये 5 अपवाद जो हैं वो आपकी आईपीसी के 300 में दिए गए हैं। ये पांचों अपवाद जो हैं उनके पहला ग्राउंड जो है वो प्रोवोकेशन है, ठीक है, जिसको आप प्रकोपन कहते हैं, प्रोवोकेशन। दूसरा ग्राउंड जो है वो प्राइवेट डिफेंस है, ठीक है। तीसरा ग्राउंड जो है वो है विधिक शक्ति का प्रयोग, यूजिंग ऑफ लीगल पावर, ठीक है, ये तीसरा हुआ। चौथा पूर्व चिंतन के बिना कोई पहले से सोचे हुए, ठीक है, ये तीसरा ग्राउंड है। और चौथा जो है वो कंसेंट, सम्मति है। अगर धारा 300 साबित हो रही है और अभियुक्त इन पांचों कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन साबित कर देता है तो धारा 300 में फिर उसे प्रिविलेज मिल जाएगी। 300 में उसे प्रिविलेज मिल जाएगी और फिर वो 300 में होकर या तो 299 में जाएगा या फिर कहीं और भी वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 चीजें हैं: प्रोवोकेशन, राइट टू प्राइवेट डिफेंस, यूजिंग ऑफ लीगल पावर और पूर्व चिंतन का अभाव। इंग्लिश में क्या होगा? पूर्व चिंतन का अभाव, जो भी आप समझ लीजिएगा, पूर्व चिंतन का अभाव, ठीक है। और तीसरा जो है कंसेंट, सम्मति। ये 5 कंडीशन है। इन पांचों कंडीशन को उम्मीद करता हूं कि आप थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि केस लॉज जो हैं वो प्रोवोकेशन में ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो इन पांचों चीजों को मैं आपके साथ नेक्स्ट आपके साथ जो डिस्कशन होगा उसमें आपके साथ डिस्कस करूंगा। दूसरी चीज ये कि इसके अलावा फिर सेक्शन 301 भी इसी के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर इन सारी चीजों को लेके आपके दिमाग में कहीं कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। Yes, it is very difficult to differentiate between 299 and 300, but there is 2 major things. First, intention, ठीक है, और दूसरी चीज जो है वो काम की प्रकृति। तो प्लीज आप देख लें, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैं करता हूं
उम्मीद करता हूं कि ये पार्ट जो है, ये सेक्शन जो है वो आपको थोड़ा समझ में आए होंगे। ठीक है, एक बार फिर से इन्हें पढ़िएगा, जहां कोई समस्या होगी तो फिर से इस पे डिस्कस करेंगे। चीज़ों को काफ़ी हद तक आपके साथ खोल के समझने की कोशिश की, एलेबरेट करने की कोशिश की। ठीक है, अगर इसके बाद भी कुछ रह गया हो तो ग्रुप पे आप कुछ क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी स्वस्थ रहें, पढ़ाई करें, अच्छे से करें, मेहनत करें। ठीक है, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज 4 सितंबर है, कल टीचर्स डे है, तो टीचर तो नहीं, आप लोगों का अग्रज ही मान के चलता हूँ, लेकिन कोशिश ये है कि उज्जवल भविष्य आपका हो, आप भी कभी आगे चल के शिक्षक, जज, न्यायाधीश ऐसे पद को सुशोभित करें। शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पे आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें, मन लगा के पढ़ाई करें। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ढेर सारा बल्क में थैंक यू आप लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा।